सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पहले चैप्टर थे उसका कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। उसका 1.1 में अभी देखिए लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी देखिए अगर मैग्नीशियम रिबन अगर ऑक्सीजन में हम लोग जला देते हैं तो क्या क्या वहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। भी मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है, उसका कलर होता है वाइट। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसी को अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन ऑन द शॉर्टर फॉर्म। इसको हम छोटे करके भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इसका सबसे सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट प्रोसेस क्या है, इसको अभी वर्ड में लिख देना है। कैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसके साथ ऑक्सीजन लिख दिए और फिर हम लोगों का जो प्रोडक्ट है लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए दो साइड है। यहाँ पर जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इस साइड जो है इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। अभी जो उत्पादन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए द सब्सटेंस दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1। यहाँ पर जो केमिकल चेंज हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या उत्पाद हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है। यहाँ पर एक चेंज हुआ है, इस चेंज को कहते हैं हम केमिकल चेंज कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे और द न्यू सब्सटेंस, जो नया वाला सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स थ्रू द प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। अभी वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे तरीका हो सकता है। पहला जो तरीका है उसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच ये वाला जो है इसको हम एरो कहेंगे, एरो दिया जाता है। और रिएक्टेंट्स अगर बहुत सारे हों तो उनके बीच भी प्लस दिया जाता है और प्रोडक्ट भी अगर बहुत सारे हों तो उनके बीच भी प्लस दिया जाता है। अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में, जो इस वाला जो साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इस वाला जो साइड है उसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड्स विद द प्लस साइन बिटवीन देम। प्रोडक्ट्स अगर जितना भी हो, अगर 1 2 3 4 जितना भी प्रोडक्ट्स हो गए उसको हम प्लस प्लस करके लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन से नहीं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए और भी क्या कोई छोटा तरीका है? हाँ ज़रूर है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ द केमिकल फॉर्मूली इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अभी वर्ड के बदले अगर हम केमिकल फॉर्मूली, उनका जो केमिकल फार्मूला है वो अगर केमिकल फार्मूला अगर हम लिख देते हैं तो ये और भी छोटा हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन अगर हम कब लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन होता है। फिर रिकॉल द फॉर्मूली ऑफ मैग्नीशियम। अभी देखिए मैग्नीशियम का अगर फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे तो क्या है? मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का क्या है? O2 है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। द above वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg प्लस O2 MgO। ठीक है। अभी देखिए काउंट करना है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम्स। दोनों साइड में काउंट करना है। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Mg क्या है? Mg तो एक ठो है, राइट हैंड साइड में भी एक ठो है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में O2 लिखा है, O2 मतलब 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है। तो ये इस इक्वेशन में देखिए सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या बताया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं और इसका और एक भी बहुत सुंदर सा नाम है, इसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो एग्जाम में आ ही सकता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, वो भी आप लोगों को याद करना होगा। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो ये तो गया हम लोगों का अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस्ड करना है, मतलब दोनों साइड में उन लोगों का जो एटम का नंबर है वो हम लोगों को सेम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी क्या लिखा है 1.1.2 में, देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास बताइए क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है वो हम लोग
नया क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और नई तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। पहले भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी जो था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उनका मास हमेशा सेम रहेगा। तो हम लोगों का काम क्या है, अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो मास हम लोगों को एकदम बराबर से दोनों साइड में सेम लिखना होगा। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, प्रोडक्ट्स में जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो वहाँ पे उत्पादन होता है, उसका जो एलिमेंट होता है उसका जो मास है वो इक्वल होगा। किसके साथ इक्वल होगा? रिएक्टेंट्स जो थे जिनको मिला के केमिकल रिएक्शन हुआ है उन दोनों का मास एकदम बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन होने से पहले एवं रिएक्शन होने के बाद जो पदार्थ थे उनका मास हमेशा इक्वली रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोगों को दिया गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो जिंक सल्फर प्लस हाइड्रोजन। तो इसको अभी अगर हम इसको तो हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा है, अभी इसको वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल से लिखेंगे, Zn मतलब जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। इसको अभी हम लोगों को इक्वल करना है। इक्वल देखिए कैसे करना है, जिंक देखिए दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी, यहाँ पे देखिए जिंक का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब जिंक एकदम सेम है। H2 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी H2 है, मतलब सेम है। H देखिए 1 है, 1 है, O4 मतलब ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम है, राइट हैंड साइड में उतना ही एटम है। तो ये हम लोगों का बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं, Fe प्लस H2, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इसको अभी हम लोगों को बैलेंस करना है। देखिए Fe3, लेकिन यहाँ पर तो Fe है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिख देना है, पहले 3 लिख देना है। तो अभी देखिए 3Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अभी देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर तो O है, सिंगल है, यहाँ पर देखिए सिंगल है, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया 4H2O, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। अभी देखिए हाइड्रोजन को हम मिला लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके पहले भी 4 लिख देंगे। तो हम लोगों का बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। सो बहुत ही इजी तरीका है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा सिर्फ काउंट करना है। एटम का जो नंबर है वो आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काउंट करके ये लोग लिखे हैं, Fe का, H का, O का, फिर यहाँ पे बैलेंस करके ये लोग भी लिख दिए हैं। ये देखिए 3Fe प्लस 4H2 प्लस Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया। अभी देखिए क्या है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द एटम्स। अभी मेन हम लोगों का काम है एटम को काउंट करना है। यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, 4H2 O देखिए 4 है, O4 है, मतलब एकदम एटम पूरा बोथ साइड एटम्स आर इक्वल इन बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी देखिए द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल एंड दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड एंड द मेथड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसका जो मेथड है ना, इस मेथड का कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड के साथ हम लोग चेक करते हैं। अभी देखिए राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। कभी कभी होता है ना, कोई भी इक्वेशन में हम लोग फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। मान के चलिए अगर वो सॉलिड है तो उसके बगल में हम एस लिख देते हैं, अगर वो लिक्विड है तो एल लिखेंगे। अगर कुछ एक्वस मतलब कोई भी सॉलिड को अगर पानी में घोल के यूज़ करते हैं तो उसको हम लिखेंगे एक्वस, AQ लिखेंगे। अगर गैस है तो उसको हम G लिखेंगे। तो ऐसे ही ऐसे क्या होगा ना, कोई भी केमिकल इक्वेशन और भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा। तो केयरफुली एग्जामाइन द above balanced equation. Does the equation tell us anything about the physical state of each of the reactant and product? अभी देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कुछ भी हम लोगों को फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता चला, सिर्फ केमिकल स्टेट के बारे में पता चला कि 3Fe के साथ अगर पानी का अगर रिएक्टेंट होता है तो Fe3O4 बन जाता है और H2 गैस इवॉल्व होता है, लेकिन फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव करना है फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फिजिकल स्टेट कैसे लिखा है, 3Fe ये तो सॉलिड है,
तो इसके बगल में सॉलिड है तो एस लिखेंगे। 4H2, देखिए H2 मतलब पानी होता है तो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे G लिखा है। G मतलब गैस, मतलब यहाँ पर ना पानी जो यूज़ हुआ है वो वेपर या फिर स्टीम के द्वारा यूज़ किया है। अभी जो बना है जो प्रोडक्ट है वो Fe3O4 मतलब वो सॉलिड है और H2 गैस हो गया। तो यहाँ पे देखिए G is used with H2O indicate that in the reaction water is used in the form of steam. Usually the physical states are not attached in a chemical equation unless it is necessary to specify them. अभी physical state लिखना कभी कभी बहुत ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अभी और थोड़ा सा और दो ठो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कॉन्डिशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, कभी कभी सिर्फ फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं लिखा जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में भी लिखा जाता है। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसके साथ अगर हाइड्रोजन CO प्लस H2, अगर उसके साथ CO प्लस H2 अगर घुल जाता है, CO क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, H2 क्या है गैस है, हाइड्रोजन गैस G, 340 एटमोस्फेरिक प्रेशर 340 ATM 340 एटमोस्फेरिक प्रेशर में अगर घुल जाता है तो CH3OH मीथानॉल होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्षतिकार है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 ये घुल मिल के होता है CH3OH मीथानॉल हो जाता है। अगर अभी हम लोग पढ़ लेते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 जो एक्वस है और 12H2O लिक्विड है। सनलाइट और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज हो गया 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इसमें देखिए टेम्परेचर भी लिखा हुआ है और प्रेशर भी लिखा हुआ है। जैसे 340 एटमोसफेयर मतलब ये प्रेशर लिखा हुआ है और टेम्परेचर देखिए लिखा हुआ है, जैसे सनलाइट टेम्परेचर लिखा हुआ है। ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस का अगर विक्रिया होता है तो क्या होता है, क्या उत्पादित होता है, उत्पादन होता है मिथानॉल CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन गैस मिल जाता है तो उत्पादन होता है CH3OH होता है। नेक्स्ट चलिए, अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने से पहले आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का ढंग अगर अच्छा लगा हो और मेरे चैनल में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।